अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और भाई मुल्क में आग बरस रही है, बहुत से इलाकों में हीट वेव के सलाम भी नहीं निकल रहा, गुड मॉर्निंग भी नहीं निकल रहा। इट इज सो हॉट, इट इज वेरी हॉट। यू कुड बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एसी, तो बस सामने सामने जितना एसी के सामने शायद मुंह हो या हाथ हो, जो भी हो, तो वो ठंडा होगा, बाकी सब गर्म। It is, and the tragedy is that, you know, the kind of setting that we are in, जहाँ पे हमारे पीछे स्क्रीन है, सामने बेतहाशा लाइट्स हैं और ऊपर से हमने सूट पहना हुआ है। The ACs are also not working. So no, they are working. यही तो सारी बात है। They are not working no, because they are. कहीं से मुझे थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, लेकिन it, you know, effectiveness उनकी खत्म हो गई है। I'm going to take this off because मुझे आप पहले ही बता चुकी थी कि you're almost melting today. Yes, I am melting today. अच्छा, so everybody is supposedly melting, और हुआ ये है कि पंजाब ने तो एटलीस्ट, वैसे तो यहाँ भी मैंने सुना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके बच्चों की छुट्टी है ना, आपने बताया। हाँ, अब मंडे से छुट्टियां हो गई हैं। एक हफ्ते के लिए छुट्टी दे दी है बिकॉज पारा जो है वो ऊपर चढ़ता जा रहा है और एग्जाम्स भी इसीलिए जरा आगे हो गए हैं। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हर साल इतनी गर्मी इन महीनों में पड़ती है, हमेशा एग्जाम्स भी तब हो रहे होते हैं, छुट्टियां भी दे देते हैं, आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। व्हाई आरंट दे प्रोएक्टिव अबाउट इट? पहले ही कुछ स्केड्यूल ऐसा बना लें कि पता तो है कि भाई मई का ये मिडिल एंड जून इट इज गोइंग टू बी बर्निंग, तो एग्जाम्स को आगे पीछे कर लिया क्या होता है। बहुत से बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं जो बिल्कुल छोटी क्लासें हैं, उनमें तो गर्मियों की छुट्टियों का एक्चुअली आगाज हो गया है। मेरे बेटे की तो छुट्टियां हो गई हैं गर्मियों की, और मुझे एक लम्हे के लिए ये भी लग रहा था कि हैं अभी से हो गई हैं। सो वो वो टेंशन भी होती है माँ बाप को कि अच्छा अभी ये सारा दिन इनके साथ क्या करना है। अच्छा, ये चीज तो इधर आ गई सामने, क्योंकि उधर पंजाब में आपको बता दें कि स्कूल बंद कराने तक नौबत आ गई है। पंजाब में भी, यहाँ पे भी 9-10 के पर्चे जो हैं वो मुलतवी हुए हैं। हीट वेव के खदशे के बाद स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात से पहले 7 इजाफी छुट्टियों का ऐलान किया गया है। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 25 मई से 31 मई तक 7 दिन के लिए बंद रहेंगे। सो आज 21 है, तो बेसिकली अभी इस हफ्ते का जो एंड होगा वो फिर अगला हफ्ता पूरा चलेगा और छुट्टियां हो जाएंगी। वैसे गर्मी उससे ज़्यादा रहेगी, सो आई डोंट नो व्हाट प्लान यू हैव अबाउट दैट। अच्छा, ये गर्मी ये नहीं है कि जी बड़ी गर्मी लग रही है तो इसलिए छुट्टियां कर दो, ये हीट वेव तक बात जा रही है। मतलब पारा जो है दैट इज इन 40s, और कहा यह जा रहा है कि कहीं 47-48 होता है ना। फॉर इंस्टेंस लाहौर में कल 42 था, बट फेल्ट लाइक 47, यानी कि एहसास जो था वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड का था। So it is too much. At the same time, ममा आप कह रही थी कि हर साल तो गर्मी होती है, हर साल क्यों नहीं इस तरह से प्लान किया जाता। देखिए, आप बदलते मौसमों के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ पैटर्न्स भी बदल रहे हैं। दुनिया की तारीख का गर्म तरीन साल रिकॉर्ड किया गया है 2023, which was last year. It is on record. I think this year is going to be so that. क्या वो 24 होगा अब आने वाले साल में, ये एस्टैब्लिश होगी बात। सो अगर ये होगा तो फिर उसी हिसाब से पढ़ाई और सब चीज़ों के पैटर्न तब्दील होंगे। की बड़ी बातें करते हैं कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा सर्द, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म, ये सब कुछ तो मुझे लगता है ये रिकॉर्ड की आपने बात की है ना, तो हर साल ये पारा चढ़ेगा और रिकॉर्ड भी नया बनेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इट डज, वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो आपको खुद अच्छा जी, और फिर साथ ही गैस्ट्रो, डायरिया, इवन स्टमक फ्लू, वैसे नज़ला ज़ुकाम, एलर्जीज, वो सारा सिलसिला भी चल रहा है। कराची में भी शदीद गर्मी पड़ रही है। फील्स लाइक क्या है, एक्चुअल टेम्परेचर क्या है, ये हम जानेंगे। उनीबा ज़मीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। और हम किससे पहले बात कर रहे हैं? हम उनीबा से पहले बात करेंगे। उनीबा, आप बाहर मौजूद हैं, कहाँ हैं, बता दीजिए। महकमा मौसमियात क्या पेशगोई कर रहा है आज के लिए, आने वाले चंद दिन के लिए? फिलहाल तो गर्मी के अलावा कोई भी पेशन गोई महकमा मौसमियात के पास नहीं है। आपने फील लाइक की बात की, तो अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जो हवा में नमी का तनासुब था वो 60% से ज़ायद था। जब मैंने इसका हीट इंडेक्स निकाला तो ये 40% से ज़ायद बनता है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि मुल्क के जो बेशतर मकामात हैं, 80 से 90% मकामात पर इन दिनों हीट वेव के ज़ेर असर है। लेकिन कराची में कहा जा रहा है कि हीट वेव नहीं है, लेकिन कराची में जो फील लाइक टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ का जो मई का मामूल का जो टेम्परेचर है वो 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पिछले कुछ दिनों से कराची में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो दिन के दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिकट किए जा रहे हैं। मतलब 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकट किए जा रहे हैं। लेकिन जब हम फील लाइक की बात करते हैं, और ख़ासकर वो इलाके जो साहिल के करीब है, जैसे क्लिफ्टन डिफेंस के इलाके हैं या इब्राहिम मेहदी रेलवे रोड के इलाके हैं,
वहाँ पर फील लाइक बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि दिन के बेशतर हिस्से में वहाँ पर जो हवा में नमी का तनासुब होता है वो 50 से 60% से ज़ायद होता है। जो फील लाइक जाता है वो 45 तक चला जाता है, यानी आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं। कहा जा रहा है कि फ़िलहाल ये मई के जो आखिरी दिन है ऐसे ही गर्मी रहेगी। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। लेकिन कराची वालों को एक रिलीफ ये ज़रूर है कि शाम में यहाँ पे समुद्री हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। गो कि घर के अंदर आपको गर्मी लगती है, लेकिन अगर आपके पास छतें हैं, आपके पास लॉन है, आप बाहर निकलते हैं तो आपको थोड़ी बहुत हवा अच्छी महसूस होती है, क्योंकि ये समुद्री हवा है, वो शाम में मौसम कुछ बेहतर कर देती है। लेकिन दिन के बेशतर हिस्से में यहाँ पे मतला साफ रहता है, तेज़ धूप निकली रहती है, और ख़ास तौर पर जो 12 से 4 बजे का जो वक्त है ना, वो बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा धूप की शुआएं बराह रास्त ज़मीन पर पड़ रही होती हैं। तो ऐसे इस दौरान ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, आप ऐनक का इस्तेमाल करें, आप छतरी का इस्तेमाल करें, आप टोपियाँ पहनें, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सनस्क्रीन का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल झुलसा देने वाली है। आपने अच्छी बात की है कि आपको एक सन प्रोटेक्शन क्रीम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। रिलीफ की बात कर रही है जी, जल्दी से बताएं क्या रिलीफ की बात, कोई बारिश होने वाली है? नहीं नहीं, फिलहाल तो बारिश का नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते में गर्मी की इस शिद्दत में कुछ कमी आएगी। लेकिन प्री मानसून जो बारिशों का आगाज़ है वो कहा जा रहा है कि मुल्क में 15 जून के बाद से हो सकता है, और इस बार आप लोग अच्छी बारिशों के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि इस रवां साल मुल्क के बेशतर हिस्से में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशेंगोई की जा रही है। और ये जो गर्मी है ये भी बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि इस गर्मी की वजह से मानसून के जो सीजनल लो या हवा के जो कम दबाव हैं, या जो हम कहें कि जो सिस्टम बनते हैं, उसकी तश्कील में ये गर्मी बहुत अहम है। ये गर्मी होती है तो मानसून की बारिशों के सिस्टम बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुनीबा। और महकमा मौसमियात ने हमें यह भी बताया है कि आजकल ये जो कराची में इतनी शिद्दत से गर्मी महसूस की जा रही है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि खलीज बंगाल में रवां साल का पहला समुद्री तूफ़ान बनने का इम्कान अब है। जनूबी खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बन गया है, और हवा के कम दबाव की वजह से जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जाता है, और वही आजकल कराची और दीगर साहिली इलाकों में हो भी रहा है। अच्छा, और मैदानी इलाकों का तो हाल ही ना पूछें आप, क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो नीबा सारी बातें बता रही थी ना कि जो समुद्री इलाके हैं, जो नज़दीक आप रहते हैं, तो वहाँ तो बहुत ही स्टाइफलिंग वाली गर्मी है। आई कैन वाउच फॉर दैट। और अब्दुल्ला, जो मुनीबा कह रही थी ना कि एनके पहने और सनग्लासेस वगैरह, सनस्क्रीन एंड ऑल दैट, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ ना, पानी बिल्कुल जो है समुद्रों मेरे सामने है, जो रिफ्लेक्शन होती है सूरज की, वो लिटरली इट्स लाइक अ शीशा, आंखों को चुंधिया देने वाली, कि अगर थोड़ी देर के लिए भी आप बाहर स्टेप आउट भी करें तो वो ऐसी तेज लगती है कि जैसे कोई आंखों में ना कोई आग लगी हो इस किस्म की। एंड दिस इज नो एग्जैजरेशन, इफ यू आर हियर यू वुड नो। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर मुल्क के शहरों में इतनी ही गर्मी है। ऐसा ही है, तो और अभी तक ठीक आम भी नहीं आया, अभी तक ठीक से आम भी नहीं आया। मतलब आम भी शदीद वक्त से पहले शदीद गर्मी पड़ने की वजह से मुतासर हो रहा था। हम उस दिन जियो न्यूज़ पे ही रिपोर्ट देख रहे थे जहां वो कह रहे हैं कि हमारे आम गिर रहे हैं बिकॉज इट्स सो हॉट एंड द टेम्परेचर आर राइजिंग अनएक्सपेक्टेडली, इसलिए आम मुतासर हैं। वैसे इस सीज़न में मई के आखिर में यूजुअल ये होता है कि सिंध से सिंधड़ी आना शुरू हो जाता है, सो वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि बहुत से लोगों का फेवरेट आम सिंधड़ी होता है। अच्छा ठीक है, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट आम, तो हमारे गेस्ट भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पीडीएमए पंजाब के डायरेक्टर जनरल इरफान अली हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी तो यकीनन आपको भी लग रही होगी। अच्छा, हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात की है, हर किसी से, कि ये गर्मी बहुत ही शदीद है और अभी बरकरार भी रहेगी। ये बताएं कि पीडीएमए क्या वार्निंग्स आप अपनी तरफ से आप लोग दे रहे हैं जो कि लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, विच इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, एवरीबडी हैज़ टू वर्क। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिलाशुबा मुल्क में इस वक्त गर्मी ज़ोरों शोरों पे है, और ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक कि ये जो टेम्परेचर्स हैं ये प्रीवियसली भी कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ तो इसमें नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे आपने इसको विटनेस भी किया कि अप्रैल का महीना हमारा बाय एंड लार्ज पिछले सालों के अप्रैल से बिल्कुल मुख्तलिफ रहा। आपने देखा कि उसमें हमें बारिश की, थंडरस्टॉर्म की 3-4 वो वार्निंग्स देनी पड़ी, एडवाइजरीज हुई, और उसके बाद बारिशों का इस तरह का सिलसिला रहा कि जिसमें किसानों को भी अपनी गंदम की हार्वेस्ट में भी काफ़ी तकालीफ हुई, और टेम्परेचर हमारा जो अप्रैल में नॉर्मली हुआ करता है वो उस तरह नहीं रहा।
तो अचानक अब ये थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारे लिए इसलिए है कि अचानक अब्रप्ट इंक्रीज़ है टेम्परेचर में 8 से 10 डिग्री की। तो अगर ये अचानक अब्रप्ट जो इंक्रीज़ है, इससे जो आम इंसान हैं वो अभी एक्लेमेटाइज इस टेम्परेचर से नहीं है, जिस वजह से एक जो हीट वेव है, इस हीट वेव का एक फिनोमेना वो जन्म ले रहा है। तो इसलिए PDMA को भी इसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ रहा है, और यही वजह है कि हमने अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशंस को इस से निपटने के लिए हर लम्हा वो तैयार रहने के लिए हदायत वो कर दी है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपने उठाया कि अचानक टेम्परेचर राइज़ हुआ है और 8 से 10 डिग्री राइज़ हुआ है अप्रैल के ठंडे गुजरने के बाद, इसलिए लोगों को और ज़्यादा मुश्किल है, बीमार भी हो रहे हैं। सर, वार्निंग्स वगैरह तो आप लोग जारी करते हैं, PDMA ने अमली तौर पर कुछ भी किया है ज़मीन में? कोई हीट स्ट्रोक या हीट वेव से बचने के लिए कोई कैंप्स लगाए हों, कोई पानी वगैरह का इंतज़ाम, क्या कुछ किया है आप लोगों ने? जी बिल्कुल, ना सिर्फ हमने वार्निंग्स जारी की, क्योंकि वार्निंग जो अर्ली वार्निंग है ये हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम का एक मेन वो जुज़्व है, और हमने अभी तक चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे पूरे हमारे अजला में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको इसमें अलर्ट कर दिया। और जो अमली स्टेप्स हैं वो ख़ास तौर पे अगर आप इस एडवाइजरी को देखें तो जो साउथ पंजाब और चोलिस्तान का रीजन है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट है। और आपने कल के टेम्परेचर्स भी देखे, रहीम यार खान में ऑलरेडी जो पारा है वो 46 को छू रहा है। तो आने वाले दिनों में ये मज़ीद 50 डिग्री तक जाने का अंदेशा है। तो हमने इन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स बहावलपुर रीजन के हैं उनमें रिलीफ कैंप्स, उनका इनकाद वो फ़ौरन उसको इंश्योर किया है। दूसरा, जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो थ्रू आउट पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डेडिकेटेड हीट वेव और हीट स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए वो काउंटर्स, उनका क़याम अमल में लाया जा चुका है। और तीसरा, आपने देखा कि एडवाइजरी के बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इनिशियली बच्चों के स्कूलों के वो टाइमिंग्स चेंज किए, और बाद में अभी जो जल्दी समर वेकेशंस हैं उसकी तरफ पंजाब गवर्नमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जा रहा है। दूसरा, हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी की कि ये जो रीजन है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है साउथ पंजाब का, इसमें 4x4 जो वाटर बाउज़र्स हैं मीठे पानी के को पहुंचाने के लिए, उनको हमने वहाँ पे मोबिलाइज़ करवा दिया है। और वैसे भी यूर राइट, और वैसे भी लोगों को भी पता ही है कि किस तरह इसके साथ डील करना है। स्कूलों का बंद होना आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प आउट। ये बताएं, एक और इशू जो नज़र आ रहा है, अब इतनी गर्मी पड़ रही है कि लग रहा है कि थोड़ी देर में इस इतनी गर्मी की शिद्दत की वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो सकते हैं, और फिर आपको पता है कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो सैलाब भी आ सकते हैं। ऐसा भी कुछ खदशा आप फोरसी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस दफ़ा की ओवरऑल जो प्रेसिपिटेशंस हैं बारिश की भी, वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और टेम्परेचर्स का ऑलरेडी जैसे आप देख भी रहे हैं, टेम्परेचर्स भी एवरेज से ज़्यादा रहने की तवक्को है। तो इसके पेश नज़र बिल्कुल इस चीज़ का अंदेशा है, और कभी इम्कान है कि चीज़ें वो अल्टीमेटली एक सैलाब का रुख वो इख्तियार करें। लेकिन मैं फिर आपको यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के मुताबिक इवन सैलाब भी खुदा न खास्ता अगर इस तरफ कोई हालात बनते हैं तो जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी इकदाम हैं उनको PDMA के प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ इंश्योर कर लिया गया है, बल्कि ये अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल कोई बनी तो पब्लिक को हर तरह से प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। चलिए जी, अल्लाह करे कि ऐसी नौबत ना आए। लेकिन सर्टनली जिस लेवल की गर्मी पड़ रही है, अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो रहीम यार खान में ऑलरेडी पारा 46 पर पहुंच गया है, और अभी जून का आगाज़ नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन। सो अगर 46 डिग्री पे हम मई के आखिर में ही हैं, पहुंच गए हैं, तो फिर जून कैसा होगा और फिर आगे क्या गर्मी पड़ेगी। सो वी शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। दिस इज नॉट लुकिंग गुड। अच्छा, ये भी आपको बता दें, ये गर्मी में शहरी, ये कुछ वार्निंग्स हैं। गर्मी में शहरी जो है वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, ये तो आपको पता ही है। और माहिरीन सेहत का ये कहना है, बिला ज़रूरत वैसे भी, बट बिला ज़रूरत तो कोई नहीं निकलता, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई ज़रूरत तो होती है, तो आपको निकलना पड़ता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आपने मतलब जाना ही है। बस छतरी, पता है हमारे यहाँ ना छतरी वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं है। पता नहीं क्या ऑकवर्ड लगता है पर्टिकुलरली मर्दों को कि वो छतरी लेकर चलेंगे तो क्या महसूस होगा, या अजीब सी बात है ना। बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज
परहेज़ करें और पानी जो है वो उबाल के पिएँ। तो ये तो एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इट नीड्स टू बी रिमाइंडेड। गैर मयारी मशरूबात और खानों से मैदे के मसाइल होते हैं। अब आप सोच ही लें कहीं बाहर इस वक्त आप खा रहे होंगे तो कितना उन्होंने उसको क्वालिटी कंट्रोल चेक किया होगा। इतनी गर्मी हर जगह पड़ी है, घरों में खाने ख़राब हो रहे हैं, तो बाहर उन्होंने क्या ठीक रखा होगा। चावल रख के छोड़े 2 घंटे में खराब हो जाते हैं। जो चीज़ें बिल्कुल ख़राब नहीं होती वो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ रिमाइंडर्स हैं। आपके लिए एक डॉक्टर साहब अरेंज किए हैं, एज एन आपके लिए नहीं, मतलब सबके लिए। क्या हुआ कि मेरा दिमाग खराब। अगले घंटे में हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से बात करेंगे और उनसे मुफीद मशवरे लेंगे कि किस तरह से हम गर्मी में अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, कौन से ऐसे मशरूबात हैं जिनका इस्तेमाल हम करें तो हमें कम गर्मी का एहसास होगा। सत्तू पिए आप, हाँ, और सो जाएं उसके और उसके बाद पूरी गर्मियाँ सोते रहे, जागे ही ना, जब मौसम अच्छा होगा तो उठेंगे। अच्छा जी, ये चीज़ होंगी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताना था, हम बताएंगे नेक्स्ट टाइम। डॉक्टर साहब वुड बी जॉइनिंग अस एंड वी विल बी आस्किंग हिम कि भाई क्या गैस्ट्रो और ये स्टमक फ्लू वगैरह की क्या सूरत हाल चल रही है, अस्पतालों में क्या मरीज़ मामूल से ज़्यादा आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अभी क्या करें? नेक्स्ट अब एक और, अब देखें ना, इतनी गर्मी पड़ी है, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, मतलब दिस इज़ नॉट ऑन। इस वक्त ना ब्रेक लगा लेनी चाहिए हर चीज़ पे। तो कौमी असम्बली इजलास में ये क्या हुआ आपको बता दे। दिस इज़ अ फ्यू डेज़ बैक एक्चुअली। मुस्लिम लीग काफ के रुकन असम्बली तारिक बशीर चीमा और PTI की खातून रुकन असम्बली जरताज गुल के दरमियान 16 मई को झगड़ा हुआ था। याद है ना किसी को? चलें थोड़े से हम आपको क्लिप्स भी दिखाने हैं ताकि आपको याद आ जाए। तारिक बशीर चीमा पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने जरताज गुल को नाजेबा अल्फाज कहे हैं और उस पर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने शदीद एहतजाज किया और कुछ अरकान तारिक बशीर चीमा की तरफ मतलब एकदम से गए एज इफ दे आर गोइंग टू टैकल हिम। और इससे पहले कि सूरत हाल जो ज़्यादा बिगड़ती, कुछ लोग बीच में आए और मामला रफा दफा करने की कोशिश की। मेरे फेवरेट अल्फाज में से ना एक रफा दफा अच्छा है ना? हाँ, वेरी नाइस। इट्स म्यूजिकल, It rhymes. लेकिन उसमें मजे की बात ये है, सॉरी मे आई से इट, कि ऑल्दो बात को खत्म किया जा रहा होता है रफा दफा करके, लेकिन उसमें दफा आ जाता है। तो उसमें दफा भी किया जा रहा होता है। एंटरटेनिंग एलिमेंट भी होता है। जब भी कोई मामला रफा दफा हो रहा होता है तो इर्द गिर्द आप अगर मौजूद हो, पीपल आर रियली एंजॉयिंग इट। इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, दे आर हैविंग फन विद ऑल द रफा दफा व्हिच इज गोइंग ऑन राइट देयर एट द मोमेंट विद समवन एल्स। अच्छा, क्लियरली गर्मी जो है वो हमारे सर को चढ़ चुकी है। स्पीकर असेंबली एयाज सादिक ने भी तारिक बशीर चीमा के रवैये का सख्त बुरा मनाया और उनकी रवा सेशन के लिए रुकनियत जो है मुअत्तल कर दी। और बाद में एक पॉडकास्ट में वाक़े की तफसील बताते हुए तारिक बशीर चीमा ने कहा कि अगर कोई उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाएगा तो उनका जवाब जो है ऐसा ही होगा। क्या कहें? चलिए जी, वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपने किए पे माजरत कर ली, मुझे जो बहुत ही गलीज़ गालियाँ दी गई हैं और आपको पता है हमारे यहाँ किस तरह से गालियाँ दी जाती हैं, और उसकी माजरत कौन करेगा। कितनी फ़नी बात है ना। अभी मैं इनके पॉडकास्ट सुन रही थी और बड़े अच्छे तरीके से ये बता रहे थे कि क्या एक्चुअली हुआ। फिर वो कह रहे थे कि बीबी देखे ना, ऐसे ना करें। अब ये जो बीबी होता है ना, वैसे तो इट्स अ टर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑल, लेकिन बड़े स्ट्रेटेजिकली वहाँ पुट किया जाता है जहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, तो वहाँ बीबी डाल देते हैं। और बीबी के बाद फ़ौरन ये तुम पे भी आ गए कि अगर दोबारा करोगी तो मैं भी दोबारा से ये कहूँगा। मतलब डिसाइड कर लें कि आप अगले की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये वर्ड्स बहरहाल एक लिहाज होता है इज़्ज़त और तकरीम का, हर किसी की होती है, हर किसी की इज़्ज़त होती है। और पर्टिकुलरली हमारे माशरे में भी when we are talking to women and across the globe as well, आप औरत के लिए उठ के खड़े होते हैं, आप औरत के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, सो उसकी कुछ वजूहात हैं, उसका एक पस मंज़र है, क्योंकि औरत की तकरीम सभी करते हैं और करनी चाहिए भी, और हमारे माशरे में भी ऐसा ही होता है। सो that should be taken into account whenever you're encountering. Oh yes, and they are going to like remember that ना, कि अब्दुल्ला ने कहा था टीवी पे। नहीं, मैंने क्या कहा था, ये तो माँ बाप घर में बचपन से सिखाते हैं कि बेटा माँ बहनों की, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। हम बहुत से अपनी असेंबलियों में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लोगों को देखते हैं जहाँ नहीं लगता कि घर में कोई तरबियत थी। एंड दिस इज नॉट फॉर एनीबडी वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, दिस इज फॉर एब्सोल्युटली एवरीबडी। हम किसी को सिंगल आउट करके ये नहीं कह रहे हैं, अगेन क्लैरिफिकेशन। अच्छा, अभी हम गर्मी की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब भी पाकिस्तान के बड़े मसाइल की बात आती है तो उसमें बढ़ती आबादी के साथ साथ तालीम का मसला भी सर फहरिस्त होता है। और ये मसला कितना बड़ा और कितना कॉम्प्लेक्स है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। पहला नंबर तो ये है कि स्कूल जाने की उम्र के 2 करोड़, नाउ लिसन टू दिस फिगर, 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों में नहीं हैं।
मतलब ये स्कूलों में नहीं है तो क्या कर रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं वो ऐसे सिस्टम में पढ़ रहे हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है, तो लिहाजा बिल्कुल ही कुछ जो नहीं जा रहे, जो जा रहे हैं उनका स्कूल सिस्टम ऐसा है कि वो लिटरली दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग आफ्टर दे कम आउट। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त इन मसाइल के फौरी हल के लिए एक एजुकेशन इमरजेंसी की ज़रूरत है, जहाँ रियासत और सभी हुकूमतें अपने तमाम वसाइल और तवज्जो का फोकस जो है वो सिर्फ तालीम रखें और पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना। चंद दिन पहले ही एक्चुअली आप तालीमी इमरजेंसी की बात कर रही हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ऐलान किया था कि मुल्क में तालीमी इमरजेंसी नाफिज की जाए। अब कहा यह जा रहा है कि हुकूमत अगर वाकई ये काम करना चाहती है तो बहुत से निजी इदारे हैं जो हुकूमत की बड़ी मदद कर सकते हैं, और इनमें से एक है द सिटीजन्स फाउंडेशन TCF। इनके मुतअद्दिद स्कूल साल हर साल से काम कर रहे हैं और कितने ही बच्चे, इनकी दर्जनों नहीं सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज़ हैं जहाँ पे लिटरली एक झोंपड़ी से आया बच्चा उठ के और माशाल्लाह फिर उसने तालीम के ज़रिए वो कामयाबी हासिल की और अब वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। एक फ़ाल सिटीज़न है इस मुल्क का। TCF के हेड ऑफ डेवलपमेंट असद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? असद, हम जब बच्चे थे ना तब से हम ये सुनते हैं कि हमें तालीम पे और ख़र्च करने की ज़रूरत है, GDP का सर्टन परसेंटेज से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, तालीम को कैसे फोकस किया जाए। अब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं जी, व्हाट हैज़ चेंज्ड? जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि इस वक्त 2 करोड़ 62 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है और वो क्या करेंगे, मैं थोड़ा इस पर तो रोशनी डालना चाहूँगा, थोड़ा ब्रेक डाउन में कर देता हूँ। इस 2 करोड़ 62 लाख के अंदर तकरीबन जो है वो 1.5 करोड़ बच्चियाँ हैं जो स्कूल नहीं जा रही। इसके अलावा जो 1 करोड़ 80 लाख बच्चा है वो पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखता है, यानी 70% ये जो बच्चे हैं ये देही इलाकों, पसमानदा इलाकों या जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है वहाँ से बिलोंग करते हैं। सो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इन एरियाज़ के अंदर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इन बच्चों को स्कूल मुयसर नहीं, जिसकी वजह से आउट ऑफ स्कूल है। 80 लाख बच्चा वो है जो शहर के अंदर तालीम हासिल कर रहा है, बट ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो लो फ़ी स्कूल्स होते हैं उनकी जो तालीम का मयार है वो क्या है। सो उससे एक ऐसी खेप, यानी अगर 10 बच्चे स्कूल गोइंग एज के पाकिस्तान के अंदर हैं तो उसमें से 3 बच्चा ऐसा है जो स्कूल जा ही नहीं पा रहा है, 3 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन उसको उस मयार की तालीम नहीं मिल रही, यानी 5वीं का बच्चा अपना नाम नहीं लिख सकता। बाकी जो 3 बच्चे हैं वो जो है वो उनको क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। एक तरह तो ये बच्चे सारे जो 2.5 करोड़ स्कूल से बाहर हैं वो हैं, इसके साथ ये ट्रेजेडी है फिर तो कुछ को तो स्कूल का एक्सेस नहीं है, चलो उसको आउट कर दो। जिसको स्कूल का एक्सेस है वो स्कूल ऐसे हैं कि वहाँ वो बच्चा जाए ना जाए, इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग, जहाँ आप कह रहे हैं वो अपना नाम भी ना लिख सके, मगर ऑप्शन भी नहीं है ना। तो ये तो बड़े मल्टी टियर्ड। देखें ये चीज़ और बढ़ती जा रही है। 90 की दिहाई तक हमारा जो स्कूल गोइंग एज का जो बच्चा होता वो उसका जो तनासुब था वो 2.5% था, और हम जो स्कूल बना रहे थे वो 4% के तनासुब से बना रहे थे, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 90 के दिहाई के बाद जो गैप इसके अंदर आया 2000 से लेके 2020-21 तक ये गैप बढ़ता गया। हमारा जो तनासुब था स्कूल गोइंग एज बच्चों का वो बढ़ता गया, लेकिन हमने नए स्कूल नहीं बनाए, हमने नए असातिज़ा नहीं हायर किए। तकरीबन कोई एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 लाख असातिज़ा गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और 10 लाख की कमों पे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन अब भी ये जो 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है जो स्कूलों में, उस तनासुब से हमारे पास टीचर्स की कमी है। ना कि सिर्फ टीचर्स की कमी है, जो टीचर्स अभी हैं हमारे पास इनकी कोई ट्रेनिंग का मैकेनिज्म नहीं है कि इनको ये बताया जाए कि आपने बच्चों को किस तरह तालीम देनी है। उससे ये नुकसान हो रहा है कि उस्ताद को नहीं पता कि मैंने बच्चे को क्या पढ़ाना है, बच्चे को नहीं पता कि वो स्कूल क्यों आ रहा है। तो एजुकेशन नहीं हो रही, सिर्फ स्कूलिंग हो रही है। तो हाँ, आई थिंक जो ये भी इमरजेंसी का निफाज किया गया पाकिस्तान में, इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। द सिटीजन्स फाउंडेशन, अच्छा, सिंगल नेशनल करिकुलम सिटीजन्स फाउंडेशन किस तरह मदद कर सकती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल नेशनल करिकुलम की भी बीच में आपको पता है एक बात शुरू हुई थी। अभी क्या इशूज़ हैं जो हम फौरी तौर पर एड्रेस करें? हर सूबे में एक मुख्तलिफ निज़ाम तालीम सॉर्ट ऑफ राइज है, मुख्तलिफ कोर्स है, सिलेबस है, या आपको लगता है ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, जितने डिफरेंसेस हैं वो तो होते ही हैं हर जगह, और द स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑल्सो डिफर्स विद द प्रोविंसेस? जी बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, जो नेशनल करिकुलम या जो नेशनल नसाब होता है उसका मकसद ये है कि ग्रेड 5 के बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए या ग्रेड 6 के बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए। अब उसको आप पढ़ाने का तरीका कोई भी रख सकते हैं, बट उसका मयार ये होना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा ग्रेड 5 के बच्चे को नाम लिखना नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट जो उसको मैथ या इंग्लिश या जो साइंस आनी चाहिए वो उसके मयार पर होनी चाहिए। इस वक्त अगर हम सीरियसली कुछ करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे नए स्कूल्स बनाने पड़ेंगे। बदकिस्मती से हमारे पड़ोसी मुल्क का जो कुल पैदावार है उनके मुल्क की, जो उनका वो 4% के हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं, एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं। हमारा जो कुल पैदावार का सिर्फ 2% रहा है जो हम
एजुकेशन पे खर्च करते हैं, और कोविड के बाद तो वो भी कम हो गया, ये कोई 1.5 पर आ गया। तो ये एक अलमिया है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमने किस तरफ जाना है। के पास की बात नहीं है। एक सेकंड, आपका कहने का मतलब है अगर 2% लगा रहे हैं तो अगर इसको हम डबल कर दें, 4 भी 4 या 6 कर दें, क्योंकि जिस तनासुब से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें इसको अगर ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको खत्म करना, हमें इस पे काम करना पड़ेगा। देखें, आप एक नेशन, आपने खुद कहा ये 2.5 करोड़ बच्चा क्या करेगा। आप इन जो गांव देहात में जो 1 करोड़ 80 लाख बच्चा आपका बैठा हुआ है, जिनकी उम्र 5 से 16 साल है, ये बिल्कुल उस पीक पर है जहां पर 4-5 साल के बाद ये स्कूल में नहीं जा सकेंगे। अगर यहाँ पर आप फैक्ट्रीज भी लगा लें, आप यहाँ पर सीपैक लगा लें, आप कुछ भी कर लें, इनसे क्या काम लेंगे? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा क्या काम करेगा? असद साहब, आप मुझे बताएं कि हुकूमत से हम क्या तवक्को करें? वो तो जो है सब है, और तवातुर के साथ जो भी हुकूमत में आता है उससे क्या तवक्को करें? आप जैसे इदारे क्या कर सकते हैं? अगर हुकूमत पे ऑलरेडी इतना बोझ है, इतनी जिम्मेदारी है, द सिटीजन्स फाउंडेशन जिस पे लोग भी एतमाद करते हैं, चैरिटी भी करते हैं, आप लोग इतने स्कूल भी चला रहे हैं, क्या कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मैकेनिज्म आगे बढ़ सकता है कि जी हाँ, हम इस इलाके में और स्कूल अडॉप्ट कर लेते हैं, लोगों का हम पे ट्रस्ट है, हम चलाएंगे आपके सरकारी स्कूल? जी अब्दुल्ला, बहुत अच्छी बात आपने की। हमारी एक लिमिटेशन ये है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए हमेशा से काम करना चाहते हैं, बट अगर हमें वसाइल दिए जाएं, मिसाल के तौर पे अगर हम कोई स्कूल अडॉप्ट भी कर लेते हैं, उनको चलाने की जिम्मेदारी अगर हम लेते हैं, तो वसाइल वो हम कहाँ से लेकर आएँ? द सिटीजन फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट इदारा है और ये सारा चैरिटी के पे काम कर रहा है, डोनेशन पे काम कर रहा है। सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम अगर स्पेंड करना चाहते हैं विदाउट रिसोर्सेज, हम ये कर नहीं सकते। तो हम हमेशा खुले दिल से वेलकम करते हैं गवर्नमेंट की ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। गवर्नमेंट हमें स्कूल दे, साथ वसाइल भी दे। हमारा कभी किसी ने टीसीएफ से राब्ता किया इस ज़मीन में? जी, हमारी कुछ पार्टनरशिप्स हुई हैं, हमने कुछ 250 के लगभग पंजाब में स्कूल अडॉप्ट किए हैं पैफ के प्लेटफॉर्म से। हमने सिंध के अंदर हमारी एक पार्टनरशिप जिसमें हम 500 नए स्कूल बना रहे हैं। लेकिन दीज पार्टनरशिप्स दे वर्क आउट एग्जैक्टली लाइक टीसीएफ, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है टीसीएफ का। जी, तो जब ये पार्टनरशिप होती है तो आप लोगों का स्टैंडर्ड मेंटेन होता है? जी बिल्कुल, हम उसकी फुल ऑनरशिप, फुल अथॉरिटी हमारे पास होती है, इस वजह से वो मेंटेन होता है। और अभी जो ये पार्टनरशिप हो रही है उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि हमें देखें, ये जो है ना, जैसे हम कह रहे हैं बाय 2030 हम 500 स्कूल बनाएंगे। अगर हम इस पेस से काम करेंगे तो ये बहुत स्लो है। तो अगर जब हम लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं एजुकेशनल क्राइसिस, एजुकेशनल इमरजेंसी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि जिस तरह फॉरेन इमरजेंसी के केस के अंदर आपको पेशेंट को फर्स्ट एड देनी पड़ती है, तो इस तरह हमें कुछ ऐसे लाइमल बनाने पड़ेंगे। यानी गवर्नमेंट, अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है एजुकेशन, तो चीफ मिनिस्टर साहब को कोई ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जिसमें जो ऐसे तालीमी इदारे जो अच्छा काम करें, उनके मेंबरान हो, उनसे वो एडवाइस लें, उनको बताएं कि किस तरह रिफॉर्म कर सकते हैं। हमारा एक दस्तक के नाम से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर एक बहुत मयारी टीचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके हम उनकी जो असातिज़ा हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से मयारी तालीम कम पैसों के अंदर किस तरह आप बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, हमारे जो तकरीबन 2000 स्कूल है, इसमें 3 लाख बच्चा पढ़ रहा है, ये सारे पसमानदा इलाकों में है। बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें आप तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अगला भी तो कोई चाह रखे। हाँ। जी, ये सारा कुछ करने के लिए फिर रिमोट लर्निंग के इतने एवेन्यूज़ हैं अब तो, जहाँ पे गांव देहात में बैठा हुआ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा लेकिन टिकटॉक है उसके पास, सो इफ़ ही हैज़ और शी हैज़ अ स्मार्टफोन, सो उसके ज़रिए भी तालीम हासिल की जा सकती है। बहुत कुछ हो सकता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इतने आइडियाज हैं, तो उन पे ज़रा काम किया जाए। लेकिन यू आर वेरी राइट। और थोड़ा सा जब भी हम बात करते हैं तो ये एजुकेशन इमरजेंसी हम डर जाते हैं, बिकॉज हम हर साल बात तो ये करते हैं लेकिन प्रोग्रेस उस तरह नहीं हुई होती जिस तरह आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए। ये बात करने का मकसद ये है कि एनीबडी डिसीजन मेकर्स हु आर लिसनिंग, दीज आर द एरियाज दैट नीड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एनीवे, आगे चले। एक चीज़ जो हम सारे जानते हैं, बेशक कहीं भी हो, वो है क्रिकेट। और क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल खेला जाएगा। सो द टाइम इज़ नाउ। और पाकिस्तान टीम की क़यादत बाबर आजम कर रहे हैं, जबकि इंग्लैंड टीम के जोस बटलर, थैंक यू, वो लीड करेंगे वहाँ से। पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इंग्लैंड में कौमी टीम को फाइनली ज्वाइन कर लिया है। ये बड़ी अच्छी बात है। कौमी टीम ने कल लीड्स में हेड कोच की निगरानी में ट्रेनिंग भी की। और पाकिस्तान ने अगरचे आयरलैंड से हाल ही में सीरीज़ जीती है, लेकिन कौमी टीम को आयरलैंड के खिलाफ एक मैच में शिकस्त का सामना भी रहा था। याद है ना आपको, जिस पर हमने बड़ी बात की थी। और पेसर्स ने भी वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जो तवक्को की जा रही थी। सो वी वांट सम गुड चेंज। आयरलैंड के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तजुर्बाकार और मजबूत टीम है सर्टनली इंग्लैंड, और पाकिस्तान को सीरीज़ जीतने के लिए जान लड़ानी होगी। पता नहीं, मैं कहता हूँ कि हमारा सारा फोकस अब वर्ल्ड कप में होना चाहिए। बस हम अब वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ऑल दो, लेकिन हमारा सीरीज़ जीतना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम डिफेंडिंग चैम्पियंस है। एक तो
सीरीज़ कर रहे होंगे वर्ल्ड कप की, और सेकेंडली एक हाई मोरल ग्राउंड पे हम अगर सीरीज़ जीत के जाएंगे इन द वर्ल्ड कप तो ज़ाहिर है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होगा। सीरीज़ के खात्मे के फौरी बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना हो जाएगी और इंग्लैंड सीरीज़ की वजह से पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस खेलने से भी महरूम रहेगी। चलिए कोई नहीं है तो हमारा वार्म अप भी हम समझेंगे, समझ लेना और जीत भी जाए। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, फाइनली क्या तवक्को रखें, किस माइंडसेट के साथ ये सीरीज खेलनी चाहिए टीम पाकिस्तान को? देखो अब्दुल्ला, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो सीरीज है ना, ये हमारा पूरा फोकस जो है हमारा इस सीरीज में इसलिए है कि हमें हमारा ये टोन जो है उसको सेट करेगी। बड़ी टीम है और अगर हम वार्म अप मैचेस खेलने जाते हैं अमेरिका में तो हमें कौन मिलता है? कनाडा की टीम मिलती है, अमेरिका की टीम मिलती है, सबकी टीमें मिलती है। ये टीम बहुत तगड़ी टीम है। अगर आपने इनके साथ हमारी पाकिस्तान की टीम ने इनके साथ बड़ा अच्छा मुकाबला कर लिया, मैं कहता हूँ चले हार जाए मगर लड़के हारें, ठीक तरीके से हारें तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अभी तक तो मुझे तो जो मतलब मैं एज अ क्रिकेटर मैं हैरान हो जाता हूँ कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है वो किस तरह टीम को चला रही है, क्या कर रही है, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी बोला कि हमारे मिडल ऑर्डर को तो उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं कराई। मैंने और डेटा निकाला तो पता चला कि जो टीम में एक स्पिनर सेलेक्ट किया गया इब्रार, ही इज द बेस्ट बॉलर जिसका जो इकोनॉमी है 5 रन की अंडर 6 है, तो उसको तो बॉलिंग ही नहीं कराई गई। तो फिर वो क्या कर रहा है वहां पर? मतलब उसको कब कराएंगे? क्या सारी दुनिया 4-4 स्पिनर्स ले जा रही है, हमारे पास जो एक स्पिनर है स्पेशलिस्ट उसको भी आप बॉलिंग नहीं करा रहे। तो मुझे तो समझ से बाहर है ये टीम मैनेजमेंट की। जो अजहर महमूद के बारे में कल तौसीफ अहमद ने बताया कि अजहर महमूद को तो कुछ पता ही नहीं होता। जब वो सिलेक्टर थे तौसीफ अहमद, उन्होंने अजहर महमूद से पूछा कि जी ये लड़का क्यों खेला, ये क्यों खेला? कहला यार मेरे से कोई पूछता ही नहीं। ये कल तौसीफ अहमद ने बताया। ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, नाउ दिस माइट साउंड फनी टू सम, लेकिन अब्रार को एज अ सीक्रेट वेपन यूज करेंगे और वहीं जाके अनवेलिंग होगी और पहले ये हम दिखाना नहीं चाह रहे। क्या चल रहा है? मैं मतलब कोई उम्र यार की कहानी है। एग्जैक्टली मैं सोच रही हूँ कि शायद भाई अब नहीं खिला रहे तो ये भी वजह हो ही सकती है ना, जब सारे वजूहात ही सोच रहे हैं तो ये भी ले लो। देखो उमर यार की आपने बात की ना, बचपन में एक और कैरेक्टर होता था हातिम ताई। जी बिल्कुल, वो मुझे पता है। ताई साहब जो थे ना, उसके कोई 5-6 सवालात थे। मुड़ के ना देखो पत्थर के हो जाओगे, नेकी कर दरिया में डाल। तो इसी तरह ये भी है, इब्रार को ना खिला वर्ल्ड कप में खिला। ये एक सवाल है हातिम ताई का कि भाई वो सीक्रेट वेपन है। सीक्रेट वेपन तो बेचारे को प्रैक्टिस भी तो करनी है, उसको पता है ये प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो तो सिकंदर अब यू थिंक कि नेट्स में नहीं इतनी राइट अब अगेंस्ट इंग्लैंड उनको यूज कर दिया करें और वो प्रैक्टिस वाली जो आप बात कर रहे हैं दैट माइट बी द प्लान नाउ। बिल्कुल होना चाहिए और आपको डिसाइड करना चाहिए कि जैसे मैंने बताया था कि आपने मिडिल ऑर्डर को नहीं खिलाया, मिडिल ऑर्डर को मौका ही नहीं मिला, जिसमें आजम है, इमाद है, इफ्तिखार है, फिर नीचे आके शाहीन भी छक्के मारते हैं। उनको किसी को बैटिंग ही नहीं मिली, किसी को 4 ओवर, किसी को 1 ओवर, किसी ने 8 गेंदें खेली। यानी कि इंतहा हो गई है कि हमने मिडिल ऑर्डर की तरफ देखा ही नहीं। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ऊपर टॉप पे कोई फेल होता है तो फिर नीचे वालों पे तो प्रेशर पड़ेगा। तो आपको उनको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए थी। वो एनीवे अब वक्त तो वो वाला गुजर के, मगर ये जो 5 मैच हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करें। गेरी कर्स्टन वहाँ आ गए तो हो सकता है कि वो थोड़ा कंट्रोल ले लें टीम का, तो थोड़ी अच्छी तैयारी कर लें। हमने सिर्फ तैयारी करनी है और जैसे मैंने कहा अगर हम हारते भी हैं इंग्लैंड से और अगर खुदा ना करे हारते हैं और उसमें अच्छी तरह खेलते हैं तो वो भी बड़ा कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा कि हमारी टीम के लिए, और अच्छा खेलेंगे। Since we are talking about confidence, जब हमने एक टूर्नामेंट जीता हो फिर हम आगे जाएं उसको भी जीत लें तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है। सो वी आर ऑन अ गुड ट्रैक बाय विनिंग द टूर्नामेंट अगेंस्ट आयरलैंड। चलो जैसी भी टीम हो व्हाटएवर वी वन, तो हमारा जो ट्रेजेक्टरी है वो अच्छी ही लग रही है और अब इंग्लैंड में देखते हैं क्या होगा। अच्छा, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं लग रही है आपको ओपनिंग में हमें। आपको क्या लगता है बाबर को नीचे आना चाहिए? अच्छा सवाल। हाँ, मैंने कम सवाल करता हूँ, अच्छे करता हूँ लेकिन। हाँ अब्दुल्ला बहुत अच्छा बात की है। देखिए साइम बेचारा पूरे 8 के 8 मैच खेला है और साइम ने 8 मैचों के अंदर जो ना इतने अच्छे रन नहीं किए, 122 रन किए ऑल टुगेदर, 122 रन किए जो कि इतने मजेदार नहीं किए। वो जल्दी 30 रन करके भी आउट हुए, 25 करके भी आउट हुए, अच्छा खेलते हैं जल्दी आउट हो गए। तो उसके बाद जो है वो फिर प्रेशर जो है वो रिजवान के ऊपर और बाबर पे आता है। तो हो सकता है जो हमने सुनी थी याया न्यूज दे रहे थे कि हो सकता है कि उस्मान से ओपन करा के देख लें। उस्मान को आपने यूएई से बुला तो लिया, उस्मान क्योंकि उस्मान का नंबर कंफर्टेबल पोजीशन भी वही है उसकी।
नेचुरल पोजीशन उसकी। बिल्कुल जी, उस्मान ने अब तक जो है ना न्यूजीलैंड और आयरलैंड से मिलू के 5 मैच खेले और सिर्फ उन्होंने 59 रन किए, और तो उनका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलते ही नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं कभी, 2 या 3 मैच खेले हुए, तो उनको लेके बहुत बड़ा उनको खिलाकर पाकिस्तान ने, उनके लिए तो खैर उनके पूरा कैरियर जो है ना इस पर डिपेंड करता है। अगर वो इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेल जाते हैं एज ए ओपनर तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी, वो खेल लें तो पाकिस्तान को एक अच्छा ओपनर मिल जाएगा। तो लेट्स सी, तो मेरा फोकस सारा जो है ना इन 5 मैचों पे कि हम टीम को। अच्छा सिकंदर, और हेड कोच का फाइनली टीम से मिल लेना, दैट शुड हैव अ गुड इंपैक्ट एज वेल, दे आर टुगेदर फाइनली। हाँ उमर, ये बहुत अच्छा हो गया ना, वो खुद अपनी आंखों से देख लेगा। और जैसे मैंने कहा कि हम अपनी टीम को खिलाते कैसे हैं वर्ल्ड कप के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा फोकस क्या है। हम स्पिनर्स पे कंसंट्रेट करें कि फास्ट बॉलर्स पे आप जरूर कंसंट्रेट करें, हमारे फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, मगर हमारे फास्ट बॉलर्स में से देखिए 2 बॉलर्स जो हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, वो तो एक तो आप शाहीन है, उनका इकोनॉमी भी 7 का है, और दूसरा अब्बास है। अब्बास ने 11 खिलाड़ियों को आउट किया, वो नया है मगर उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, और उसकी और बाकी सारे बॉलर्स की जो इकोनॉमी है वो 9 रन की है, चलो ठीक है, सारों की एक ही जैसी है। चलिए इसे कल करेंगे बाकी बातें। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, गर्मी एंजॉय करें। आतिम ताई की कब्र पर लात मारना है, कभी आपने सुना? ये मुहावरा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। भाई बहुत ही दिल टूट सूरत हाल इसलिए हो रही है क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके जब हमारी पहुंच में आया कि हम भी सोलर लगा सकें, क्योंकि आपको पता है कि सोलर सिस्टम्स की कीमतें ऑल टाइम लो हुई, और एक मिडिल क्लास आदमी ने भी कुछ पैसे जोड़कर, कुछ कमेटियां डालकर, जिसे आप यहाँ BCB कहते हैं कराची में, ये सोचा कि हम सोलर सिस्टम लगाएंगे क्योंकि जिस बला की गर्मी पड़ रही है, बुजुर्ग वालिदैन और बच्चे कुछ सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। तो अब पता लग रहा है कि जी नेट मीटरिंग ही खत्म की जा रही है। अब जरा ऐसे खबरें आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि सोलर से बिजली खुद पैदा करके भी ले तो हुकूमत आपको दोबारा अपने रेट पर ही बेचेगी। ये खबरें आ रही हैं। अब ये क्लैरिफिकेशन भी चाहिए इस पे कि क्या एक्सेस बिजली जो हम दे रहे हैं सिस्टम पे वो हुकूमत अपने रेट पे बेचेगी, या फिर जो भी बिजली हमारा सिस्टम प्रोड्यूस करेगा वो पहले हम हुकूमत को देंगे और वहां से खरीदेंगे। वो तो इट वुड नॉट मेक सेंस एट ऑल। एक्सेस वाला तो हो ही रहा था, एक्सेस तो आप दे ही रहे थे ना आगे। हाँ, बट बेच रहे थे, फिर उसका यूनिट एडजस्ट भी होता था ना, फिर जो आप रात में कंज्यूम करते थे वो एडजस्टमेंट हो जाती थी। क्या वो हुकूमत अपने रेट पे बेचेगी, या फिर व्हाटएवर वी आर प्रोड्यूसिंग इन द डे टाइम, यूजुअली हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना, जो हम दिन की रोशनी में सिस्टम से बिजली बना रहे हैं वो तो हम मुफ्त कंज्यूम कर सकें ना, क्योंकि हमने सिस्टम पे इन्वेस्ट किया है, या वो बिजली भी पहले सिस्टम में जाएगी और वहां से फिर खरीदेंगे। इट इज ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ। जस्ट रिमाइंड यू कि इसको कितना प्रमोट किया जा रहा था 1-2 साल पहले तक कि अपनी बनाएं, सोलर पैनल्स लगाएं और अपनी बिजली बनाएं, एंड बेसिकली गो ऑन टू दैट, मूव अवे फ्रॉम यू, यानी वो प्रेशर जो है उस सिस्टम पे ना डालें, अपनी अपनी बिजली सारे बनाएं। लेकिन अब लगता है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि सोलर सिस्टम पर लाखों रुपए खर्च करने वालों पर बिजली बनकर ही गिर रही हैं। बाय द वे ये बिल्कुल वही है, पहले पूरी कौम को CNG पे लगाया, पूरी कौम को, फिर जी CNG नहीं है, CNG नहीं है, CNG नहीं है, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। मतलब पूरी कौम को पहले सोलर पे लगाया, जो नहीं कर सकते थे उन्होंने कुछ जमा पूंजी करके अब सोलर सिस्टम लगाने के लिए तगोदौ की कोशिश की। तो अब ये आ रहा है कि जी IMF कह रहे हैं ग्रॉस मीटरिंग के लिए मुआहदा तय पा गया। अब ये क्या है ग्रॉस मीटरिंग, क्योंकि जो पढ़ा है मैंने उसमें अभी क्लियर नहीं हुआ कि ये 2 मीटर क्या लगेंगे, 2 मीटर से कैसे सिस्टम चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, क्यों लगेंगे, व्हाट हैज चेंज्ड एग्जैक्टली। तो आज हमने सोचा कि हम सारी कंफ्यूजन जो है, आई नो पीपल जिन्होंने लिटरली कर्जे लेके ये सोलर पैनल्स लगवाए हैं। आपको पता है लोन देता है सोलर सिस्टम पे कर्जे, क्योंकि लोग नहीं दे पाते हैं बिल, लोग नहीं दे पा रहे हैं बिल। कैपेसिटी पेमेंट के चैलेंजेस हुकूमत के अपनी जगह, हमें भी पता है कि रिन्यूएबल्स अगले 4-5 साल में आ जाएंगे तो शायद बिजली की कीमत ऑलरेडी कम हो जाए, लेकिन अभी भी तो जिंदा रहना है ना। जब बिजली नहीं थी मुल्क में तो आपने वो मुआहदे किए, उसका आज तक हम भुगत रहे हैं। वो भी पीपल एट टाइम्स अंडरस्टैंड के जी क्या कर सकते थे, लेकिन अब जो लोगों ने अपने सिस्टम लगाए हैं उनको भी फिर आप भुगतें या कुछ करें। अच्छा, लेकिन लोगों का बहुत कुछ कहना है, और कल बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वफाकी वजीर तवानाई वैस लगारी जो हमारे साथ हैं उनका एग्जाम, सोलर नेट मीटरिंग का खात्मा हो रहा है नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान में इसने इस्तराब, बेचैनी, डिस्कम्फर्ट पैदा किया हुआ है उन लोगों के जहन में भी जिन्होंने ऑलरेडी सिस्टम्स लगवा लिए हैं, एंड टू दोज एज वेल हु आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द सिस्टम, या जो इरादा रखते थे कि फाइनली अब लगवा लेंगे, क्योंकि 2023 बाय द वे दुनिया का गर्म तरीन साल था, 24 शायद उससे ज्यादा गर्म होगा। समझ आ रही है ना कि इधर क्या हो रहा है। अवैस लगारी साहब, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड हम
आपसे रब्ता करने की बड़े दिन से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमसे लोग बेइंतहा दफ़ा कोशिश करके रब्ता करने की मुतअद्दिद दफ़ा पूछ सके हैं कि भाई आप इस मसले का हल बताएं या हमें एटलीस्ट क्लैरिटी दें कि हो क्या रहा है। अब मुतअद्दिद आपकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि नेट मीटरिंग का खात्मा नहीं हो रहा, अभी हम ये भी नहीं चाहते लोग डिस्करेज हों, तो सर फिर ये जो खबरें आती हैं कि IMF के साथ तकरीबन मामला तय पा गए हैं कि नेट मीटरिंग ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग पे जाएंगे, क्लैरिटी चाहिए सबसे पहले तो आपसे। अगर मैंने कुछ बात की आप महसूस तो नहीं करेंगे जी? नहीं, नॉट एट ऑल सर। हमारी बात से आपको यकीनन लग रहा होगा कि हम आपसे रहनुमाई लेने के लिए और लोगों की क्लैरिटी के लिए आपको हमने ज़हमत दी है। नहीं, बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज से मैं कुछ गुजारिश करना चाहूँगा। जी सर। कितना अनफॉर्चुनेट है कि ये एक मार्केट के अंदर पैनिक अननेसेसरीली क्रिएट किया जा रहा है। किसने कहा है इसके अंदर कोई नेट मीटरिंग का सिस्टम जी ख़त्म हुआ जा रहा है? मैंने कल एक बहुत जो प्राइम टाइम के ऊपर मेजर टॉक शोज़ होते हैं उनमें से एक कल ऐसे इत्तेफाक से सुन रहा था, तो मैंने उनके जो होस्ट थे उनको जी मैसेज किया कि आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल वाली नहीं सुनी या परसों वाली? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा जी आपकी रिसर्च टीम आपको कुछ नहीं बताती? तो उन्होंने कहा आपकी मेहरबानी बता दी है, मैं कल इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लूँगा। देखें कल डॉन के न्यूज़पेपर ने, दैट वाज द ओनली न्यूज़पेपर जिसने सही तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिपोर्ट भी किया और उसके अंदर उसने तमाम चीज़ आ रहा है। विश कि आपके रिसर्च टीम भी आपको कुछ बता देती। हमारे पास ये बिल्कुल खबर है और आपने कहा है, आपने जियो पे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में भी बैठ के कहा है कि नेट मीटरिंग खत्म नहीं कर रहे। मेरी बात तो सुनने, मेरी बात तो सुनने प्लीज। आई होप यू डोंट माइंड, मैं अपनी अर्ज तो कर लूँ जनाब के सामने। The way this program started was a serious panic creation mode. मैं आपको बड़ी इस बात को कैटेगोरिकली पहले भी कह चुका हुआ हूँ और आपको याद करवाना चाहूँगा कि ये 1-2 साल पहले लोगों ने नहीं इनकरेज करना शुरू किया, ये भी आपकी गलत इत्तला है। 2017 के अंदर जब हमारी हुकूमत थी PMLN की और मैं ख़ुद वज़ीर था, उस वक़्त नेट मीटरिंग की मेकनिज़म का आगाज़ हुआ था और पुश दिया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ये चीज़ उस वक्त से लेके अभी तक ऑन है, लेकिन पिछले 2 सालों में जब से सोलर प्लेट्स के रेट्स इंटरनेशनल सप्लाई की वजह से, ग्लट की वजह से कम हुए हैं, तो लोगों ने इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर बग़ैर हमसे कोई जी गारंटियाँ लिए बग़ैर कुछ हम हुकूमत की इन्वेस्टमेंट करवाए तकरीबन कोई 1500 मेगावाट पिछले 6 सालों में, 7 सालों में लोग अपने सिस्टम के ऊपर 1,13,000 इन्वेस्टर पूरे पाकिस्तान के अंदर 1500 मेगावाट में इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं। दूसरा, मैं जनाब को ये भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, आपकी मेहरबानी आपने सवाल किया, मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहूँगा कि जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ नेट मीटर लगा चुके हुए हैं, ऑन कर चुके हुए हैं, उन्होंने एक वो लाइसेंस और एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वो किया है। किसी का 7 साल का है, किसी का 6 साल का है, किसी के कुछ साल बाकी रहते हैं। ये आप प्लीज़ मुकम्मल तौर के ऊपर पब्लिक अश्योर्ड रहे इस बात के ऊपर कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर चुका हुआ है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कोई जिसने कर्जा लेके किया है या जिसने अपने पैसों से किया है, जिसने अपनी सेविंग से किया है, जिस तरह भी किया है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि गवर्नमेंट उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कोई चेंज लेके आए। सो प्लीज़ रेस्ट अश्योर्ड ऑन दैट। दूसरी बात यह है हजूर कि पाकिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर जब इस किस्म की पॉलिसीज़ का एक सक्सेस रेट होना शुरू होता है तो सक्सेस रेट को कंटिन्यू रखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंटिन्यू रखें सोलर नेट मीटरिंग की और रिन्यूएबल एनर्जीज़ की जो पॉलिसीज़ है उसको। हमारे अंदाजे के मुताबिक जो आज खर्चा होता है 5 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर, वो आज से साल या 2 साल पहले जो खर्चा हो रहा था उससे बतदरीज बहुत कम हो रहा है। यानी जो पैसा आप 2 साल पहले इन्वेस्ट करते थे या साल पहले, वो अगर आपको 3.5-4 साल के अंदर उसकी रिकवरी होती थी, जो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का रेट है, तो आज गालिबन वो 18 से 24 महीने के बीच में उसकी रिकवरी हो रही है। जब ये पैसा
ये लोगों को जाता है या जो हुकूमत खरीदती है, तो ये एनर्जी का जो मिक्स है ये हमारे ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर ऐड होता है, और उसकी वजह से जो लाइफलाइन कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, जो कि 50 लाख जो कि 20-25 लाख हैं, जिनके पास सोलर यूनिट नहीं है, उनके ऊपर भी और टैक्सेस के ऊपर बोझ पड़ता है। हम लोग कतन किसी भी सूरत में जो नई पॉलिसी भी अगर लेके आए, जिसके ऊपर काम आजकल हो रहा है, उस पॉलिसी के तहत भी हम इन्वेस्टर का जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको जो पहले होता था उससे बदतर नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में, और इनकरेज करते रहेंगे। अच्छा वैसे आपने थैंक यू फॉर ऑल दिस क्लैरिफिकेशन। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लैरिफिकेशन, IMF की सर एक क्लैरिफिकेशन और दे दूं, आई होप यू वोंट माइंड। नॉट एट ऑल सर, हम तो यहाँ बैठे इसलिए हैं। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हाँ प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करने की सर कोशिश करें कि IMF के अंदर कतन कोई भी किसी किस्म की कमिटमेंट या IMF की तरफ से नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग पे लेके जाने की कोई बात IMF की तरफ से डिमांड नहीं आई कतन। हमने अलबत्ता तकरीबन कोई 23 या 24 मुख्तलिफ पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स, ये सेक्टर पाकिस्तान का मुश्किल तरीन और मुसीबत ज़्यादा तरीन सेक्टर है। Absolutely. हमने इसके रिफॉर्म्स की जब उनसे बात की तो उसमें से एक नेट मीटरिंग और सोलराइजेशन का प्रोग्राम जिसको हम पुश कर रहे हैं और जो बगैर रैशनलाइजेशन के पुश नहीं हो सकता, उसका भी जिक्र किया। IMF ने सवाए इसके कि आप गर्दशी कर्जे को 2310 अरब रुपए से ज़्यादा मत होने दें, उनकी उसके अलावा हमसे कोई डिमांड या रिक्वेस्ट नहीं है। ये बड़ी क्लैरिटी है। प्लीज हर चीज का इल्जाम हम औरों के ऊपर लगाने की बजाय उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, लेकिन क्या हमारी तरफ से कोई सर अगर अब जाहिर है हम वी आर हियर टू हैव अ कन्वर्सेशन एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम दिस मॉर्निंग, क्योंकि लोगों को बहुत इस्तिफादा होगा। हाँ बहुत इस्तिफादा होगा, लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं और हम सुबह के टाइम यहाँ इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि आम आदमी के जहन में जो सवाल हैं वो उसको हम एड्रेस कर सकें। अब ये बताइएगा कि IMF ने तो कोई डिमांड नहीं की, क्या हमने कोई ग्रॉस मीटरिंग फार्मूला तय कर लिया है या फिर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग हैं और हमने IMF से कहा है कि हम ये कर सकते हैं, ये जा रहे हैं करने? नहीं, नो आर एक्सपर्ट्स इन द मिनिस्ट्री। हम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के तकरीबन 23 मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके काम कर रहे हैं। 2 महीने के अंदर हमने इन 23 रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस करने वाले एरियाज़ को अपने सेक्टर के अंदर आइडेंटिफाई किया है। ट्रांसमिशन है, IPPs के साथ डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, कोल की कन्वर्शन है और चीज़ें। उनमें से उन 23 चीज़ों में से सोलर नेट मीटरिंग की जो आइंदा उसकी जो ग्रोथ और उसका प्रोग्रेशन होना है वो हेल्दी तरीके से किस तरह आगे जाएगा सर, इसके ऊपर जाहिर है फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है। किस चीज़ का इन्वेस्टर के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, किस इंटरवेंशन का आपके सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, कहाँ आपको ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड करने होंगे, इस तमाम चीज़ों की जिसके तकरीबन 8-10 मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं, उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। और हमारा ख्याल है कि अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको सामने लेके आएंगे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की कंसिडरेशन के लिए। लेकिन एक चीज़ प्लीज़ आप ख्याल रखिए, इसकी जो अंडरलाइंग एक प्रिंसिपल है वो हम प्रिंसिपल ये अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स को डिस्करेजमेंट ना हो इसके अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नंबर 1, और नंबर 2 ये यानी उनके लिए अट्रैक्टिव रहे और अच्छा खासा बैंक के इंटरेस्ट रेट से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे इन्वेस्ट करना इस चीज़ के अंदर। और नंबर 2 उसके अंदर ये है कि जो ऑलरेडी लोग इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स कर चुके हुए हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कतन 1% क्या 0.01% की भी चेंज नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक खबरों की वजह से जी जिसकी बेसिस के ऊपर हम रिवर्स वर्क कर रहे हैं। हम कोई बहुत लंबे चौड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहे, जो एक शख्स जिसने लोड शेडिंग से अपने आप को बचाने के लिए कुछ पैनल्स लगाने और वो सोलर पे जाना चाहता है, उसको फर्क पड़ेगा?
उसकी क्या होगी? नेट मीटरिंग होगी, ग्रॉस मीटरिंग होगी? ये मैं बड़े क्लियर कट उन वर्ड्स में आपसे पूछ रही हूँ जिस तरह लोग सवाल कर रहे हैं, जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि जी ये पूछें कि जी मिनिमम 5 केवीए का हमने लगाना है सिस्टम फॉर इंस्टेंस, या इससे भी कम लगाना है, और मकसद भी ये है कि जी लोड शेडिंग से हम बच जाएं, दैट्स इट। कोई बिग एंड टॉल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। यार आप लोड शेडिंग से क्यों नहीं बचेंगे जी? एक तो आप रात के वक्त लोड शेडिंग से उस वक्त तक नहीं बच सकते जब तक आपने जो दिन में बिजली प्रोड्यूस की होगी या बिजली सिस्टम से ली होगी उसको आपने स्टोर ना किया हो, ठीक है ना सर? जिसको आपने जब तक उसको स्टोर ना किया हुआ हो तो आप बच नहीं सकते मैम। दूसरी बात, तो लोड शेडिंग से बचना इज अ डिफरेंट थिंग। अगर दिन के वक्त बिजली जाएगी तो आपका सोलर सिस्टम आपको इंटरनली घर में प्रोवाइड कर रहा होगा। नेट मीटरिंग का जो सिस्टम और वो होते हैं बेसिकली कैप्टिव यूनिट्स। दूसरी बात ये है जो नेट मीटर्स है वो ये है कि जितनी आपने इस्तेमाल की और जितनी आपने वापस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल ना कर सके और उसको डाल दिया, वो इस वक्त आपस में यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट किया जाता है। जिसके पास जितना बच जाता है, अगर यूज़र के पास बच जाए या सिस्टम के पास बच जाए, उसके मुताबिक उसको एक ख़ास रेट के ऊपर बिल के अंदर एडजस्ट करके जनाब को भेज दिया जाता है। इसी पूरे सिस्टम को कि यूज़र अपना इस्तेमाल कर सके, करता रहे और एक रीजनेबल रेट के ऊपर अगर कोई बचत हो तो उसको जी बाकायदा रेट के अंदर बिल के अंदर एडजस्ट किया जाए। तो ये बिल्कुल अंडरलाइंग हमारे यही प्रिंसिपल्स होंगे, इसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं होगा। मैं आपको बताऊं इस वक्त जो पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है वो अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह और आपकी मेहरबानी आज का ये इंटरव्यू का सिलसिला हमें बहुत हेल्प करेगा लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए कि अक्सर जो पैनिक पूरी मार्केट के अंदर है वो अनएजुकेटेड प्रिजम्पशंस की बेसिस के ऊपर है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आज तक के जितने भी लाइसेंसीज हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मुस्तकबिल के अंदर जब ये पॉलिसी आ जाएगी और अगर अप्रूव होगी तो उसके बाद भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना हर मिडिल क्लास, अपर क्लास तमाम लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, कल आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो भी फैसले होंगे उसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। हु आर दी स्टेक होल्डर्स और किस तरह एतमाद, थोड़ा सा एक प्रोसेस बता दें, क्योंकि इस स्टेटमेंट से ये लगा कि कुछ चेंजेस तो होंगे, लेकिन स्टेक होल्डर्स कौन होंगे जिससे आपकी बातचीत होगी? देखिए, चेंजेस होंगे या नहीं होंगे ये हमारा काम एज अ पावर मिनिस्ट्री है कि हम लोग जी टेक्निकली इस सेक्टर की बेहतरी और कंज्यूमर्स की बेहतरी के लिए वर्किंग करके प्रपोजल्स बनाएं। ठीक है जी, चेंजेस होंगे नहीं होंगे वो हमारी जो कैबिनेट है उसका एक फैसला होता है। दूसरी बात ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स में कौन है? स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट है जो जितने भी वेंडर्स हैं और इसको लगाने की इंडस्ट्री है जिसका रोजगार इसके ऊपर इफेक्ट होता है। स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिस्टम्स को ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं। आपने कहा ना हुकूमत कहती है सीएनजी लगाओ, सीएनजी पे लोग चले जाते हैं, फिर पीछे से गैस की कीमतें ऊपर ले जाते हैं। देखें, मैंने आपको उसको सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो तो खुद इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर से बड़ा स्टेक होल्डर कौन होगा? तो इन्वेस्टर की स्टेक होल्डर्स का तो उसको एट ईज करने के लिए बड़ी क्लैरिटी से काफ़ी दिनों से हम कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हुआ है उसकी जो इनकम है या उसकी कंडीशंस को नहीं चेंज किया जाएगा। चलें सर, उसको तो आप नहीं छेड़ रहे। जो सिस्टम अब लगा चुका है और उसके घरों पे इंस्टॉल भी हो गया और अभी उसको जाहिर है नेट मीटरिंग के लिए मीटर अप्लाई करने में भी 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज एटलीस्ट लग रहे हैं। उसमें भी बाय द वे इन्हीं खबरों की वजह से डिले भी आ रहा है क्योंकि वहाँ पे लाइसेंसिंग का इशू भी होता है। फिर जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं वो जो ग्रीन मीटर या स्मार्ट मीटर जिसे कहते हैं वो वक्त पे नहीं लगा के दे रही हैं लोगों को, या जो लगाने का इरादा रखते हैं उनके लिए आप क्या बताएंगे? ये जो 10-20 दिन में आप कह रहे हैं कि नई पॉलिसी आएगी, उस नई पॉलिसी में क्या वो लोग ठहर जाएं, अभी नई पॉलिसी का इंतजार कर लें? नई पॉलिसी में लोग इनकरेज होंगे, अल्टीमेटली डिस्करेज होंगे? क्या फर्क पड़ेगा? या सिर्फ नेट मीटरिंग का रेट चेंज होगा, यूनिट टू यूनिट कैंसिल नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा? देखिए, जब मैं
ऐसे ही 2 दिन 2 मिनट की खबर बनाने के लिए आपको अनएजुकेटेड आंसर किस तरह दूं सर? अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जनाब को पेश कर दिए हैं कि लोग डिस्करेज नहीं होंगे, लोग फिर भी इस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर इस स्केल के ऊपर बेहतर इन्वेस्टमेंट समझेंगे और बैंकों से कहीं ज़्यादा उनके रेट ऑफ रिटर्न होंगे, हक हलाल के, अपनी इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई सूद लिए हुए इंशाल्लाह। और ये जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट का हमारा पुराना इशू है, जाहिर है कांट कैटेगोरिकली। जी प्लीज़ कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर, मैं आपको ये माफ़ करें क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन इस वक्त प्रिपेयर्ड इनफ है ही नहीं, हमने अपनी कंक्लूजन्स फाइनलाइज करके कैलकुलेशंस की नहीं है, तो माफ़ करें मैं इससे जी कासिर हूँ कि मैं आपको एग्जैक्टली जवाब दूँ कि एग्जैक्टली क्या रजीम होगी। उसी के ऊपर जनाब काम हो रहा है और इंशाल्लाह जो भी होगी इन्वेस्टर के लिए अच्छी होगी। बट हम ये तो आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे ये तो कह सकते हैं कि जो लोग सिस्टम लगाने का इरादा रखते हैं वो तसल्ली से अपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, रुकें नहीं। हाँ, क्यों नहीं बढ़ाएंगे सर? मैंने उनको खुदा ना खास्ता रोका तो नहीं है कि वो सोलर सर, इन खबरों की वजह से लोग रुक जाते हैं ना। मार्केट के अंदर सोलर पैनल्स का काफी ग्लट है। अच्छा, ये खबरें मैंने नहीं क्रिएट की सर। नहीं, आपने क्रिएट नहीं की, लेकिन आपसे हम क्रिएट हुई हैं। श्योर, लेकिन हम आपसे एक एश्योरिटी, हमारा शो है, आप लाइव बैठे हुए हैं हमारे साथ, हम एक एश्योरिटी जरूर चाहते हैं आपसे, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे थे उन्होंने थोड़ा सा पॉज लगा दिया है आफ्टर ऑल द खबरें जो आपने नहीं दी, लेकिन एटलीस्ट क्लैरिटी तो आप ही दे सकते हैं। हाँ, नहीं, इसीलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ये गलत परसेप्शन जो है, जो मार्केट के अंदर पैनिक हुआ हुआ है, उसको ईज ऑफ करने में जनाब की वजह से मेहरबानी होगी और ईज ऑफ होंगे इंशाल्लाह लोग। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। अच्छा सर, ये IMF के साथ अभी आप बता रहे थे, जाहिर है हमारा आइडल कैपेसिटी पेमेंट का बहुत बड़ा इशू है। हमारी गर्मी की खपत कुछ और है, हमारी सर्दी की खपत कुछ और है। कैसे हम आगे मैनेज करने जा रहे हैं? हमारे जो मुआहदे हैं इनमें से मेजर जो जाहिर है हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, कब तक हमारे सिस्टम में रिन्यूएबल्स भी आ जाएंगे और ये कैपेसिटी पेमेंट वाले मुआहदे भी हमारे अल्टीमेटली सेटल होंगे, ताकि जो कंज्यूमर सोलर सिस्टम भी नहीं लगा रहा, कुछ नहीं कर सकता, उसको बिजली अल्टीमेटली सस्ती मिले? देखिए सर, 4-5 मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारी जो सबसे बड़ा हमें सिस्टम को उसने बीमार किया हुआ है, प्लेग किया हुआ है, महंगा किया हुआ है। ट्रांसमिशन की वजह से 2-3 रुपए फी यूनिट का आपको इस वक्त महंगी बिजली पड़ी है, क्योंकि आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम कमज़ोर है। नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ आप जा नहीं सकते। दूसरा, हमारे इम्पोर्टेड कोल के ऊपर जो प्लांट्स हैं उसको लोकल कोल के ऊपर कन्वर्जन की ज़रूरत है। वो अगर 5 साल में हम पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह, जो हमने आइडेंटिफाई किया 2-3 रुपए फी यूनिट, उससे कमी आएगी। फिर आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर चोरी चकारी, माफियाज और हर किस्म के पुठे काम जी चल रहे हैं, जो नहीं अभी तक कोई भी हुकूमत संभाल सकी, उसकी वजह से आपको 3-4-5 रुपए यूनिट का और मजीद कमी आएगी। उसके लिए हम लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कुछ कंपनीज को देना चाह रहे हैं, कुछ को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, तो 3-4-5 रुपए पर यूनिट का इसके ऊपर असर आएगा। दूसरा, जब हमने 2013 से 18 तक एक इन्वेस्टमेंट की कोल पावर प्लांट्स में, गैस पावर प्लांट्स में, PMLN की हुकूमत ने, तो वो हमने की एक जहन में रखते हुए प्लानिंग के अंदर कि आपकी मईशत 5 से 6% के ऊपर ग्रो करती रहेगी और डिमांड बिजली की इतनी होगी जिसको पूरा करने के लिए हमने ये इन्वेस्टमेंट्स की। वो बदकिस्मती से 2018 के बाद पाकिस्तान की मईशत ने सीधा वो नोज डाइव किया। आप 1%, 2%, 1.5% पे आ गए। बिजली की मांग उसके मुताबिक कम हो गई। वो जब बिजली की मांग कम हुई, जो आज तक कम होती जा रही है, जब तक इकोनॉमी पुश नहीं होगी, जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, जब तक इंडस्ट्री को हम लोग इंसेंटिव्स सस्ती बिजली के नहीं देंगे, जब तक वो नहीं होगा, जब तक डिमांड ऊपर नहीं जाएगी, तो आपकी कैपेसिटी का बोझ आपके ऊपर रहेगा। आपकी पाकिस्तान के अंदर एक और भी मसला है जो मैं आपके जरिए कहूँ और आपके जरिए अपील करना चाहता हूँ लोगों को, कि सस्ते पंखों के अंदर, जो पंखे जो कम बिजली लेते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करें। 120 वाट का पंखा है तकरीबन हमारा 1 करोड़ और 40 लाख,
के करीब इस वक्त पाकिस्तान 1 करोड़ 40 लाख नहीं, बहुत ज़्यादा है, 140 मिलियन, 14 करोड़ पंखा आपका तकरीबन बगैर वो 100 वाट से ज़्यादा का है। 9000 मेगावाट सिर्फ बिजली पंखे कंज्यूम करते हैं। तो वो अगर विंटर्स और समर्स का जो आपका फ़र्क है, वो हमारा मुल्क के अंदर जो फ़र्क है, उसमें सर्दियों के अंदर आपकी कैपेसिटी कोई लेने को तैयार नहीं होता। तो हम लोग विंटर इंसेंटिव पैकेज है, इंडस्ट्री की डिमांड की ग्रोथ है, ट्रांसमिशन है, कोल कन्वर्जन है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेहतर करना है, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जंगी बुनियादों के ऊपर हम आगाज कर चुके हैं। सर अगर विंटर में बिजली सस्ती होगी तो लोग हीटर बिजली पे चलाएंगे ना, फिर लकड़ियां नहीं जलाएंगे, लेकिन बिजली महंगी है इसलिए हीटर नहीं चलाते। अब ये बताते हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब जो थे, आपसे उनका राब्ता भी हुआ था, वो पेस्को के साथ वो धमकियां देते हैं, फिर लोड शेडिंग भी अपना शेड्यूल कहते हैं, वो उनकी धमकी काम कर जाती है, तो इट वर्क्स फॉर देम अपैरेंटली। सो इट सीम्स लाइक इसी तरह फिर वो आपके साथ भी डील करेंगे बिकॉज वहाँ तो उनकी धमकियां वगैरह काम कर जाती हैं। नहीं, धमकियां काम करने का वक्त नहीं रह गया जी। उन धमकियों का और उनकी चीप किस्म की जो सियासत है उसका बोझ कौन बर्दाश्त करेगा? ये स्टेट है, ये मुल्क है, ये इकोनॉमी है, इसके अंदर इस किस्म की बात नहीं हो सकती। एक तरफ धमकियां भी देते हैं और रात को मेहरबानी करके 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि अवैस खान मेहरबानी करके कुछ सेटल करें। मैंने कहा सेटल क्या करना है सर, आप मेहरबानी करके कोई हमें एक कॉन्क्रीट प्रपोजल दें कि आज आपकी 120 अरब रुपए का अगर नुकसान है तो उसको आप 50 अरब रुपए के ऊपर, जिस तरह पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हमें जिन एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट की रेट नहीं है वहाँ कुंडे हटाने के अंदर हेल्प करना शुरू की है। तो जब तक ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारे साथ नहीं जाएंगी तो मेरा एक SDO निहत्ता जो है और मीटर रीडर वो कहाँ जाएगा कबायली इलाकों में और उस किस्म के एरियाज में जहाँ लोगों को परवाह नहीं है कि बिजली दे या ना दे। और हमने उनको बताया कि हमने आपके मर्दान के शहर के अंदर लोड शेडिंग फ्री करके एक आपको फीडर दिया था, क्योंकि वहाँ चोरी आपने मेहरबानी करके हेल्प करके हमें खत्म की थी। इस मौजू पे फिर कभी तफसील से बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ब्रेक के बाद जरा अहाता करते हैं इनकी गुफ्तगू का। अच्छा जी, जब कोई काम जल्दी जल्दी में किया जाए ना, वहाँ पता लग जाता है कि दाल में कुछ काला है। अब पंजाब असम्बली ने भी ऐसा ही कुछ किया। पंजाब असम्बली ने हद तक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। ये स्टेक होल्डर्स को कह के कि हम आपके रिजर्वेशन सुनेंगे, हम आपकी बात मानेंगे या एटलीस्ट सुनेंगे तो सही। अब एक तरफ ये यकीन दहानी, दूसरी तरफ बिल पास हो गया। तो बिल से मुतालिक ऑपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई और हद तक इज्जत बिल 2024 का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा और फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी बिल का इतलाक होगा। ज़ाती जिंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हद तक इज्जत के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल जो है वो कायम होंगे, 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हद तक इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना भी होगा। और साथ ही आपको बता दें कि आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। और इस बिल के नकात देखें तो ये बज़ाहिर हद तक इज़्ज़त का कानून है, लेकिन इसने पंजाब में आज़ादी इजहार को शदीद खतरे से दो चार कर दिया। इस सारे में जब ज़ाहिर है इनके सारे स्टेक होल्डर से मुलाकात भी हुई है, उसके बाद ये यकीन दहानी भी थी और ये बिल पेश किया जा रहा था। पीछे वज़ीर इत्तलात भी हमें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था वो अपसेट थी या वो परेशान थी या वो मुतमईन थी। एक्चुअली हम इसी फोरम पे बात भी कर चुके हैं, कितनी दफ़ा बात भी हो चुकी है। अरशद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। अरशद साहब, मतलब आप उस मीटिंग में थे, आपके अलावा दीगर साथी भी थे, क्या बात हुई थी? मतलब ज़रा बता दें हमें, क्योंकि उसके बाद ये बिल आ भी गया, पेश भी हो गया। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद मीटिंग में कुछ मामला तय पाए हैं, आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया अब्दुल्ला। हुआ ये है कि मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ट्रैप करके सबको, हमें इन्होंने बुलाया 12 बजे, जब हमने कॉल दी कि कल जो है वो पंजाब असम्बली की सीढ़ियों के बाहर एहतजाज होगा और तमाम स्टेक होल्डर जो है उसमें शरीक होंगे। उसमें APNS, CPNE, अमेंड, PFUJ, क्लब्स, तमाम लोग PBA थे।
तो इन आज़मा ने और तमाम हुकूमती वज़रा ने राब्ते किए हमारे से कि आप क्यों ना मिलकर बैठ के बात कर लें, उसका सलूशन निकालें। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, बैठ की बात होनी चाहिए। तो जब हमें 12 बजे हमने बातचीत शुरू की, इतनी तवील तरीन मीटिंग थी कि इसमें 3, साढ़े 3, 2, 2.5 घंटे बात हुई। और ये जितने अभी हमारे जो पढ़ी हैं शिकें, हम सब पे 1 to 1 हमारी गुफ्तगू हुई। अच्छा, जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो बार बार अहमद भी, स्पीकर पंजाब असम्बली उठ के बाहर जाते थे, आज़मा भी, वो ये चाह रहे थे। हमने उन्हें कहा कि आपने लेजिस्लेशन करनी ही है, ये काला कानून हम पे थोपना ही है, कानून पे कानून आपने बना के हमें पकड़ना है। तो आप ऐसे करें कि आपके पास डेफेमेशन का कानून है 2002 का, उसके बाद 2012 में आया, 2022 में आया, आपके पास पीका है, आपके पास पैमरा है, करना क्या चाह रहे हैं? तो हमने उन्हें ये कहा कि आप ऐसे करें कि इसको तमाम स्टेक होल्डर्स जो है उसको मुस्तरद कर चुके हैं, आप इस बिल पे इस तरह कर लें कि हम कहते हैं आप अपनी राय दे दें सारे। अच्छा, उसमें CPNE और PBA ने अपनी कोई इस पे जो थी तहरीरी, वो उन्होंने कोई अमेंडमेंट्स भिजवाई हैं, वो इस मीटिंग में बात हुई। तो हमने कहा अभी CPNE इसमें नहीं है, अभी अमेंड नहीं है इसमें, अभी PFUJ नहीं इसमें है, क्लास नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, हमने कहा कि आप इसको 1 हफ्ते के लिए डेफर करते हैं, कोई 1 हफ्ते बाद ये हुकूमत चली तो नहीं जाएगी। तो इन्होंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हम कर ही नहीं सकते, अब ये एजेंडे में हमसे एजेंडे से स्किप कर दें, क्या होगा? आप इसको स्पेशल इजलास बुला लें ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स आ जाएं, हम भी अपनी अमेंडमेंट्स देते हैं, लाना तो आपने है, छोड़ना तो आपने कोई नहीं। तो ये जब बात 2.5-3 घंटे के बाद उन्होंने कहा अच्छा चलें देखते हैं। मीनवाइल मुझे ये पता है कि चीफ मिनिस्टर साहबा से राब्ते में ये लोग थे, तो मेरा ख्याल है कि वो मानी नहीं, और उसके बाद उन्होंने कहा ये आज ही बिल चाहिए। रात के 11:15 बजे तक इजलास चला, ऑपोजिशन के शोर शराबे में इजलास हुआ, उन्होंने सारा बिल को फाड़ दिया, वहाँ पे अच्छा दंगा मुश्ती हुई, लेकिन रात 11:15 बजे ये बदनीयती पर मबनी होते हैं मामलात के, कमिटमेंट हो। 3 घंटे की जो मीटिंग हुई थी, ये इंटरेस्टिंग है ना कि नेगोशिएशन और ये बातचीत तो इस तरह चल रही थी जैसे इसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा, लेकिन एंड में बिल्कुल वही किया जो करना था। तो ये 3 घंटे जाया क्यों किए? मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर आपने करना ही था, हुकूमत ने ये बिल पास करना था, तो आप लोग से बातचीत क्यों हो रही थी? कि आप लोगों को मनाने के लिए कि आप लोग मान जाएं? नहीं, ठीक आप कह रही हैं, आपका बड़ा अच्छा आपने सवाल कर दिया। ये हमें एंगेज कर लिया ना उन्होंने, हमने 1:30 बजे की कॉल दी, एहतजाज नहीं हुआ, बस असेंबली में जाएगा। अच्छा, उन्होंने एंगेज कर लिया हमें कि चले हम बैठ के बात कर लेते हैं। आप ठीक कह रही हैं कि अगर इन्होंने यही करना था तो उस बातचीत का फायदा तो कोई नहीं हुआ। तो बात ये है कि उन्होंने एंगेज कर लिया, हमने कहा ठीक है, बात अगर ये इसको डेफर कर लेते हैं इस कानून को, तो बातचीत के जरिए मसला हल हो जाएगा। हम भी इस पे बात में पहुंच गए। देखिए तमाम सीनियर साफी उसमें थे, तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, तो वो टाइम गेन कर गए, और ये इनकी बदनीति जरूर थी इसमें। आपको क्या लगता है अंसारी साहब इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे थे? 1 हफ्ते की बात टाइम मांगा था ना, कोई ज्यादा तो नहीं है। आपकी सेंस क्या कह रही है, क्योंकि बातचीत में आप थे, कि इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? मेरा ख्याल इसमें बात यह है कि आज ये बिल रात की तारीखी में मंजूर हो गया। अब इस पे गवर्नर साहब साइन करेंगे, ये बिल इम्पोज हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि तो आप लोग एहतजाज करेंगे जी। अब हमारी आज 4 बजे, इसमें थोड़ा अब्दुल्ला मैं ये बता दूं कि ये जब इम्पोज होगा, मैं आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ कि अब ये मुकदमा दर्ज गिरफ्तारियां होंगी इसके ऊपर, ये आप जेल में रखें। और इसमें देखें, ना फेक न्यूज़ के लिए आप हामी हैं, ना मैं फेक न्यूज़ का हामी हूँ। मैं उसका हामी में नहीं हूँ कि आप मदर पिदर आज़ादी तो कहीं किसी माशरे में नहीं होती। तो ना कोई आज़ादी, ना हमने किसी की तस्वीर उतार के और किसी के साथ मिल के किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के बूस्ट अप लेना है और मिलियंस डॉलर कमाने, हम इसके हक में भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपके पास जब कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं उसको ठीक कर लें, उसकी नोक पलक दुरुस्त करके कर लें। अब हमने आज 4 बजे जॉइंट एक्शन कमेटी की जोन पे मीटिंग है, उसमें APNS है, PBA है, अमेंड है, CPNE है और PFUJ है। तमाम मीटिंग होगी, उसके बाद एक मुश्तरका एलामिया जो हम जारी करेंगे। देखें, एहतजाज हमारा काम है, इनका काम है लेजिस्लेशन करना, इन्होंने कर ली। अब हम अपने लिए आज़ादी सहाफ़त के लिए या आज़ादी इज़हार के लिए
हमने तो जाहिर है उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। थैंक यू अर्शद साहब, दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव टुडे। 4 बजे आपकी मीटिंग होगी तो उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या फ़ैसला होता है। भाई आलमी जरीदा है फोर्ब्स हर साल ऐसे 30 साल से कम उम्र 30 लोगों की फहरिस्त जारी करता है जो अपनी अपनी फील्ड में बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। इस बार भी 7 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं और आर्ट की कैटेगरी में नाम आया है बुशरा सुल्तान का जो है आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिज़ाइनर। क्या ज़बरदस्त इनका काम है। बुशरा हमारे साथ हैं। क्या हाल है बुशरा? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। व्हाट एन अचीवमेंट। और इन सारे नामों में यू आर द ओनली आर्टिस्ट, आई मस्ट से। हाउ डज दैट फील टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर वर्क? It's truly humbling, and I don't know, like I really don't know how to express my gratitude at the moment. It's very new. बुशरा, हमने आपका काम देखा है, बड़ा जिसको कहते हैं ना हट के काम है। जब हम सोचते हैं हमारे मुल्क में हट के काम हो, ऑल्दो बड़ा ज़बरदस्त काम होता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, उसको समझना भी मुश्किल होता है। व्हेन यू प्रपोज दीज आइडियाज़, ये आइडियाज़ माने जाते हैं बाय द ब्रांड्स, बाय द कंपनीज दैट यू वर्क विद? Unfortunately no, like there are very very few brands जो आपको ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने देते हैं अपने काम के साथ, राइट? और तो मतलब मोस्टली कमर्शियल ब्रांड्स हैं and they have their own identity and they don't want to move away from that. क्योंकि आपके इज इट राइट फॉर अस टू, क्योंकि हम देख रहे हैं और यकीनन लोग भी देख रहे होंगे, देयर इज अ मैसेज देयर, देयर इज अ मीनिंग देयर एज वेल। आप पर्पसफुली विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एमेंसिपेशन, मतलब ये इन चीज़ों पे आप काम करती हैं ब्रांड्स के साथ? So I come from a household of women. We're 5 sisters, right? And we've been raised in a very independent manner, with a very independent soch also. तो मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से लाइक ये होता था कि मैं इन चीज़ों पे बात करूं, एटलीस्ट लाइक क्योंकि बिकॉज आई कम अल्हम्दुलिल्लाह a very very long way, right? तो मुझे होता है कि सब इतनी पोटेंशियल है हमारे मुल्क में और औरतों को लाइक अपॉर्चुनिटीज शायद नहीं मिल रही, तो किसी तरह हम इन चीज़ों के बारे में बात करें। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं एक्चुअली बात करती हूँ, क्योंकि वो सबसे जो जिसका मेरे काम के अंदर सबसे मेन जो एलिमेंट है वो है आइडेंटिटी का, इंडिविजुअलिज्म का, एंड दैट वी लैक एज अ नेशन, आई बिलीव। जी, हम सबको एक जैसा बनाना चाहते हैं, एक दूसरे की फोटोकॉपी। थोड़ा सा इख्तलाफ या थोड़ा सा मुख्तलिफ होना वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। सारे गोरे और सारों की लंबे लंबे बाल और आप ये बताएं कि ज़ाहिर है आपका अपना जर्नी कैसा रहा? आपने फिल्म ग्रेजुएट हैं, फिर आर्ट डायरेक्शन, आपकी अपनी फील्ड में क्या अब आपको बहुत सारी ख़वातीन नज़र आती हैं? एंड यू नो द काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव। हमारे बहुत से ऐसे आर्ट डायरेक्टर्स हैं जिन्हें इंटरनेशनली काम करना चाहिए, बिकॉज वी नो कि हमारा उनका काम ऐसा है कि दुनिया तक जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, एक्सेप्शनल काम है। मैं तो एक्चुअली अभी सीख रही हूँ। इतने हमारे इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो फिनोमिनल काम कर रहे हैं। और मेरी अपनी जर्नी पूछ रहे थे जी। मेरी जर्नी एक्चुअली इतनी मुश्किल नहीं थी। इट्स ओनली बिन 2.5-3 years एंड उसके अंदर आई बीन लर्निंग, आई वाज नेवर एन आर्ट डायरेक्टर, आई वाज ऑलवेज अ डायरेक्टर, राइट? तो बस वो साथ सीखते I've gotten here, alhamdulillah. चलिए, and I'm sure you have a very long way to go as well. So good luck for that and congratulations. Keep doing what you're doing. बड़ा अच्छा, रंगीन सा, खूबसूरत आपका काम है और बड़ा अच्छा है, very meaningful as well. बुशरा सुल्तान, Forbes 30 under 30. अच्छा भाई, सारे दिन की थकान, सारे दिन की आवाजारी को कौन दूर कर सकता है? एक चाय का कप। हाँ, लेकिन गर्मी में भी हुमा, you don't know that. Okay, then I'm not even telling you the news. क्योंकि आप चाय नहीं पीती इसलिए आपको नहीं अंदाजा। बिल्कुल मुझे नहीं समझ आई इस बात की। हर साल 21 मई को दिन मनाया जाता है। गर्मी हो या सर्दी, चाय होना जरूरी है। सो चाय हमारा फेवरेट मशरूब है। अच्छा, आपको बता दें कि सिर्फ 10 महीने की अगर आपको पिछली रिपोर्ट देना तो उसमें हमने कोई 54 करोड़, प्लीज आप पढ़ लेंगे, 54 करोड़ 74 लाख डॉलर की पत्ती दरामद की है हमने। डॉलर्स की बात हो रही है और वो हम कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं उगाते चाय।
जब हम पीते इतनी है चाय तो क्योंकि वो एक मौसम होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आपको चाहिए होता है, तो लिहाजा लेकिन हम ये नहीं कि चूंकि हम उगा नहीं रहे और हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है तो हम जरा कम कर दें, ना ना ना, हम पियेंगे और ज़्यादा पियेंगे और गर्मियों में भी पियेंगे चाय। सो ये वर्ल्ड टी डे और 17% पिछले साल से हमारी कंजम्पशन ये इंपोर्ट बढ़ी है। आप सोचें, अब बाकी हम जितने भी बुरे हालात हो हमारे, हम शायद 2 के बजाय 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन चाय में डुबो के खाएंगे। क्या बात कर रहे हो, जब बुरे हालात होते हैं तो हम और पीते हैं चाय, क्योंकि स्ट्रेस हो रहा होता है ना, हमें चाय और पीनी तो बस इतनी सी बात थी। और वर्ल्ड टी डे है जी, बनाएं, चाय पिए, गर्मी बहुत है वैसे। और फिर हम पता है क्या, हम कट पे आ जाते हैं, फिर कट चाय पे। वो क्या होता है? हाफ कप होता है वो। कल मिलेंगे, बहुत बातें हो गई आज के लिए। सो विल सी यू टुमारो, बाय, हैव अ ग्रेट डे।